नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा नेट जेआरएफ के सिलेबस से संबंधित है। तो आज हम नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो भी हमारा उपन्यास का टॉपिक है, उपन्यास की जो रचनाएं हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण उपन्यास श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के उपन्यास राग दरबारी को यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं श्री लाल शुक्ल जी ने लिखा ये उपन्यास, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज हम। तो राग दरबारी जिसका कि प्रकाशन वर्ष हुआ जो था 1968 में प्रकाशित होता है, उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो श्री लाल शुक्ल जी का जो जन्म हुआ वो 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ। मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में हुई थी। और ये व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार हैं श्री लाल शुक्ल जी। और इनका जो पहला प्रकाशित व्यंग था अंगद के पांव 1958 में। ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत, दोनों का ही इनको बहुत ज्ञान था। 1970 में इनको लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि साहित्य अकादमी राग दरबारी को कब मिला। 1970 में मिला। ठीक है, तो विश्रामपुर के संत के लिए व्यास सम्मान मिला इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण, ये सब सम्मान इनको 2008 में प्राप्त हुए। ठीक है, इनका जो पहला उपन्यास है, यानी कि और जो भी उपन्यास है उनकी चर्चा करेंगे, और जो इनका पहला उपन्यास है उसकी भी बात करते हैं। तो सूनी घाटी का सूरज इनका पहला उपन्यास था। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज इनका पहला उपन्यास 1957 में। अज्ञातवास 1962, राग दरबारी, आदमी का आहार और आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान 1976 पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत 1998, और बब्बर सिंह और उसके साथी, राग विराग 2001, और ठमराव नगर में कुछ दिन 1986 में लिखा गया। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की आगे बात करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इसमें लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की जो मूल्यहीनता है उसका वर्णन इसमें लेखक ने किया है। ठीक है, ये व्यंग्य की उच्च कोटि का उपन्यास है। राग दरबारी का अनुवाद अंग्रेजी साहित्य में लगभग यानी 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका। यानी कि इस जो राग दरबारी उपन्यास है कि लगभग 16 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की एक कहानी है जो कि 35 अध्यायों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, कितने अध्यायों में? 35 अध्यायों में विभक्त है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है ये इसमें हम 32 अध्यायों में विभक्त है। और दूरदर्शन राग दरबारी दूरदर्शन का एक धारावाहिक के रूप में 1986 में नजर आया। मतलब इसका दूरदर्शन में एक धारावाहिक के रूप में रूपांतर हुआ। इसका लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने जीवन के अंतिम रूप में 1967 में ये समाप्त हुआ, ये उपन्यास। ठीक है, उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत लेखक ने दी है। और वर्तमान समय में और ये उपन्यास क्या है, आदर्शवाद और यथार्थवाद की खींचतान को बतलाता है, यानी दिखाता है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच जो खींचतान है। ठीक है, कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, आदर्शवाद और यथार्थवाद है। ये दोनों क्या है, आपस में टकराते हैं। तो पहले हार मानने वाला जो होता है वो कौन होता है, आदर्शवाद ही होता है। तो 50 साल पहले जिसे श्रीलाल शुक्ल जी ने आज का भविष्य तय किया, वास्तव में वो सच साबित हुआ। यानी 50 साल पहले जो उपन्यास 1967 में लेखक ने लिखा, तो वो आज की समय में अगर उसकी प्रासंगिकता को देखें तो ये आज भी वैसे ही लागू होता है। तो राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। यानी शुरू से आखिर तक इतने निसंग और सोउद्देश्य व्यंग के साथ ये लिखा गया हिंदी का शायद ही पहला वृहद उपन्यास होगा, लेखक ये आलोचक कहते हैं।
तो प्रस्तावना में लिखते हैं राग दरबारी की शुक्ल जी की राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तब से अब तक दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। तो कुल मिलाकर के हिंदी समीक्षा के बारे में ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे तो ये प्रकट हुआ कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। तो आगे लेखक ने इस उपन्यास में जो बताया कि इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, यानी उपन्यास में जो पात्र हैं, अनेक पात्र हैं, सभी किरदारों को लेखक ने अहमियत दी। गांव की राजनीति के जो मुख्य ध्रुव हैं वो है वैद्य जी और रमाधीन भीखम खेड़वी। और वैद्य जी अपरोक्ष रूप से गांव का कॉलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, गांव के कॉलेज की कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। इस बार प्रधान पद भी वैद्य जी के गुट में आ गया था। रमाधीन के पास अवैध धंधों का एकाधिकार था। वैद्य जी के दो बेटे थे, एक अखाड़े में पहलवानी करता था और दूसरा कॉलेज की राजनीति में गुंडागर्दी। तो रंगनाथ शहर का एक पढ़ा लिखा युवक था जो कुछ दिनों की छुट्टी के लिए शिवपालगंज में अपने मामा वैद्य जी के पास जाता है। शिवपालगंज की कथा है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कौन से गांव की है ये पूछा जाता है। तो ये सभी पात्र शिवपालगंज के रहने वाले हैं। कहानी के स्थानों के वर्णन से ये लखनऊ के पास की किसी स्थान की कहानी लगती है जहां अवधी भाषा बोली जाती है। तो कहानी में हास्य है, लेकिन हास्य केंद्रित कहानी कह देना अनुचित होगा, क्योंकि ये कहानी का केंद्र व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता है। अंत में हर एक पात्र का उद्देश्य सिर्फ यही रह जाता है कि कोई चीज उसके अनुसार हो रही है कि नहीं। व्यवस्था को सुधारने से किसी को कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। सरकारी तंत्र के जिन अंगों को यहाँ जिक्र हुआ है उनका बहुत ही पतित रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी चाहे वह पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो, सरकारी विद्यालय, निरीक्षक हो या गांव के प्रधान ही हो, ये सभी का जो रूप है हमें देखने को इसमें मिलता है। यानी हर एक व्यवस्था को अपने अनुसार ढाल लेना ये कोई इस उपन्यास के पात्रों से सीख सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये करते समय भी ऊपर से आदर्शवाद का दिखावा बनाए रखा जाता है, यानी अपनी व्यवस्था को बनाते हैं और समाज में जो भी छल प्रपंच जो लोग रचते हैं और उसमें भी आदर्शवाद का दिखावा करते हैं। और भाषणों में आदर्शवाद की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। सामान्य जनता भी शायद इस बात का भरोसा हो गया है कि जिसके पास शक्ति है वही सब कुछ कर सकता है। और आज की स्थिति में आज भी हम यही सब कुछ देख रहे हैं, वर्तमान में बिल्कुल प्रासंगिक होती है ये घटना। और अन्यथा व्यवस्था से लड़ने का कोई फायदा नहीं। सभी ये सोच चुके हैं कि जिनके पास शक्ति है वही सब कुछ कर सकता है, व्यवस्था से कोई नहीं लड़ सकता। तो उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से रबर स्टैंप लोगों के माध्यम से सत्ता को पर्दे के पीछे से संचालित किया जाता है। ठीक है, और हम ये चीज आज भी महसूस करते हैं। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को दिखाया गया है। शहर का पढ़ा लिखा हुआ नौजवान जब किताबी आदर्श को लेकर के गांव पर पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था क्या होती भ्रष्ट लगती है। वह हर समय यही कोशिश करता रहता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। उसने जब देखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का पल्ला कमजोर हो रहा है तो उसने उन लोगों की तरफ से आवाज उठाने की कोशिश भी की और उनको अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी। लेकिन परिणाम क्या होता है, इन सब को करने के बाद भी जब उनकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो उसने हार मान ली और गांव छोड़ करके जाने का वो फैसला वहां पर कर लेता है। तो आगे चलते हैं इस उपन्यास में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जगह क्या है, यानी लेकिन तब वो कहानी के अन्य पात्र ने उससे कहा भी कि जाओगे कहाँ, यानी हर जगह बेईमानी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर तुम गांव छोड़कर शहर जाओगे तो वहाँ कौन सा अच्छा है, वहाँ भी यही चीज विद्यमान मिलती है। उसने इस बात पर भी सोचा भी कि छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है और यही इस उपन्यास का मूल तत्व कहा जा सकता है। यानी कि ये अनेक बार जब आदर्शवाद और यथार्थवाद टकराते हैं तो बहुधा जो पहले हार मानने वाला होता है वो कौन सा होता है, आदर्शवाद ही होता है।
तो उपन्यास की भाषा की बात कर लेते हैं तो इसमें आंचलिकता का तत्व मिलता है हमें। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बोली जाने वाली बहुत सी इस भाषा के शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। कई जगह सीधी अवधी भाषा प्रयोग की गई है और यानी शासन व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से इसमें कटाक्ष किया गया है। हर एक पैराग्राफ में इसमें हम देखेंगे इस तरह से कहीं भी रुचि कम नहीं होती इसको पढ़ने में। कहानी का अंत थोड़ा अलग है, ये लग सकता है कि अंत अचानक से हो गया। साथ ही कॉफी हाउस में चलने वाली वैचारिक चर्चाओं पर भी व्यंग्य कसता है लेखक, और जिनका कोई परिणाम ना निकल कर नहीं आता, लेकिन उसमें भी भाग लेने वाले अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको नवाजा गया। कटाक्ष किस तरीके से किया गया इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखक कहता है, कथन है उसी का, कि फिर भी लेक्चर इतने ज्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चरर का मजा तो तब था है कि जब सुनने वाले भी ये समझे कि ये बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतने गंभीरता से चलते हैं कि सुनने वाले को कभी कभी ये लगता है कि ये आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के खिलाफ पड़ता था। ज्यादातर लोग की लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जगाने के बीच लेते थे। तो लेखक ने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर व्यंग किया है। तो आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास में, कथानक को समझ लेते हैं जरा सा कि राग दरबारी की कथा का जो केंद्र है शिवपालगंज होता है। हमने पढ़ा कहानी की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है। वैद्यनाथ जी का जो भांजा होता है, रंगनाथ 5-6 महीने के लिए शिवपालगंज आता है और शिवपालगंज की राजनीति को देखकर त्रस्त हो जाता है और वह गांव की बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है को सुधारने की कोशिश करता है, किंतु वो असफल हो जाता है। उसके बाद उसके खुद के मामा वैद्य जी वहाँ के यानी हंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड भी हैं, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं किंतु असल में कुछ करते नहीं है। वैद्य जी के 2 बेटे होते हैं, बड़ा पहलवान है और रूपन बाबू, और ये दोनों वैद्य जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। रंगनाथ इस सब के आग से भाग जाना चाहता है, किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और यही यथार्थवाद है। रंगनाथ का आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है और वो गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। ये इस नाटक का कथानक है। उद्देश्य क्या है इसको लिखने का लेखक का, तो उद्देश्य की तरफ बात करते हैं तो उपन्यासकार का जो उद्देश्य है स्वतंत्रोत्तर भारत की विकृतियों को मतलब उसको दिखाना था। ठीक है, वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक कहता है वैद्य जी थे और रहेंगे, ये लेखक का कथन है। तो उपन्यास के पढ़ने से हमें पता चलता है कि वैद्य जी में दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और नेहरू जैसी झुंझुलाहट हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो प्रमुख पात्रों की बात करते हैं इस नाटक के। प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी हैं, जो सभी गांवों की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है और अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट है। रूपन बाबू का नाम आता है, वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता हैं और 10वीं कक्षा में है, पिछले कई सालों से गाँव की राजनीति में शामिल होता है। बद्री अग्रवाल रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहती है और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखता है। उसके बाद रंगनाथ होता है, इतिहास में एम ए रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। वह लगभग 5-6 महीने की छुट्टी के लिए शिवपालगंज आता है और लेखक ने इसी के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति की आंखों के माध्यम से गांव की दयनीय स्थिति को देखने की कोशिश की है। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर बद्री अग्रवाल की है और गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है उसकी। प्रिंसिपल साहब होते हैं, जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहिब, छामल इंटर कॉलेज विद्या इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। कॉलेज में कर्मचारी अन्य सदस्यों के साथ उनकी संबंध साजिश होती है। जोगनाथ स्थानीय गुंडा होता है। सनीचर उनका असली नाम मंगलदास होता है, लेकिन लोग उसे सनीचर कहते हैं और वैद्य जी का नौकर होता है और गांव की कठपुतली प्रधान बन जाता है। वो लंगड़ व अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधित्व है, जो इस भ्रष्ट यानी व्यवस्था के सामने झुकाता है और यहाँ की छोटी भी सी चीजें भी करता है। तो ये था राग दरबारी उपन्यास जिसको हमने पढ़ा। कैसा लगा इस बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। कल मिलते हैं कल फिर महत्वपूर्ण एक रचना के साथ। थैंक यू।